हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेसन 6 में व्हीटस्टोन सेतु के बारे में बताऊंगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है, उसी ने इसका विद्युत परिपथ के लिए दिया था और उसी के नाम पर इसको व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। तो मैं आपको पहले इसमें थोड़ा सा एक ये दे दूं कि इसको सेतु यानी ब्रिज इसमें शब्द कैसे आया। तो आपने देखा होगा कि जो नदियाँ होती हैं उनके ऊपर सेतु बनाए जाते हैं, ब्रिज बनाए जाते हैं। तो उसमें 4 कॉर्नर होते हैं, 2 एक तरफ और 2 दूसरी तरफ, बाकी में ब्रिज टिका हुआ होता है और उसके नीचे होकर के करंट का फ्लो होता है। बिल्कुल यही यहाँ पर है। यहाँ प्रतिरोधक होते हैं, 4 प्रतिरोधक होते हैं और 4 प्रतिरोधकों में जो फ्लो होने वाली विद्युत धारा होती है। तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो नदी पर बने पुल से इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो अब सबसे पहले यह है कि ये सेतु होता क्या है इसकी डेफिनेशन। किसे कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु। तो इसमें ये है, यदि 4 प्रतिरोधकों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि वे एक चतुर्भुज का निर्माण करें तथा चतुर्भुज के एक विकर्ण पर सेल विद्युत सेल तथा दूसरे विकर्ण पर धारामापी लगाया जाए तो इस संयोजन को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। तो क्या है, 4 प्रतिरोधकों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि वे एक चतुर्भुज का निर्माण करें। इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिरोधक हैं वो
चतुर्भुज की भुजाएं होनी चाहिए, और चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, तो चतुर्भुज के एक विकर्ण पर विद्युत सेल लगाएं और दूसरे विकर्ण पर धारामापी लगाएं, तो इस प्रकार के संयोजन को हम व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। तो ये तो परिभाषा ये हो गई कि व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, ये इस बात का जवाब है। अब इसमें देखें कि इस ब्रिज से फायदा क्या है। इसमें 4 प्रतिरोधक होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये एक प्रतिरोध मापने की युक्ति है, यानी कि इस सेतु द्वारा हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। तो 4 प्रतिरोधक हैं, 4 में से 3 प्रतिरोधक आपको दिए जाएंगे, तो चौथा प्रतिरोध आप इसे माप सकते हैं। यह प्रतिरोध मापन की विधि है। यानी इससे हम प्रतिरोध माप सकते हैं, ये इसका उपयोग है जो इसमें। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बनाते हैं। आपके पास 4 प्रतिरोधक हैं, एक ये प्रतिरोधक, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो A, B, C, D, ये P, ये प्रतिरोधक Q, ये R और ये S। 4 प्रतिरोधक हैं। 4 प्रतिरोधक एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं ABCD। इसका एक जो विकर्ण है AC, इस पर हम एक सेल लगा देते हैं। ये सेल, ये कुंजी होती है यहाँ पर K। दूसरा विकर्ण है BD, यहाँ पर हम लगा देते हैं इसमें एक धारामापी G। तो अब ये जो पूरा संयोजन है वो व्हीटस्टोन सेतु कहलाएगा। अब इसमें प्रतिरोध मापन के लिए जैसे यहाँ पर ये सेल है, जैसे ही आप इस कुंजी को बंद करेंगे तो इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो यहाँ पर ये A पॉइंट पर जाकर के ये विद्युत धारा 2 भागों में विभक्त हो जाएगी। मान लो कि एक विद्युत धारा यहाँ जाती है जो I1 है, और दूसरी विद्युत धारा यहाँ जाती है जो कि इसमें I2 है। अब यहाँ पर जो बिंदु B है, यहाँ पर ये विद्युत धारा पुनः 2 भागों में विभक्त हो जाएगी। एक यहाँ जाएगी, इसमें IG, और इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी इसमें ये होगी आपकी I1 माइनस IG। यहाँ से आने वाली विद्युत धारा IG और ये आने वाली विद्युत धारा I2, ये इसमें प्रवाहित होगी जो होगी आपकी I2 प्लस IG। ये विद्युत धारा और यहाँ से आने वाली विद्युत धारा C बिंदु पर मिल जाएंगी, और यहाँ पर फिर ये विद्युत धारा I के बराबर होगी। तो ये है इस परिपथ में विद्युत धारा का वितरण। अब यहाँ पर ये जो की है, तो की को प्रेस करेंगे तभी से विद्युत धारा जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। तो हम इसमें चारों प्रतिरोध हैं, तो इसको ज्ञात करने के लिए कोई ना कोई सूत्र होना चाहिए, और वो सूत्र स्थापित करने के लिए इसमें 2 विधियां हैं। एक तो है इसमें ओम के नियम के द्वारा, और दूसरा है किरचॉफ के नियम के द्वारा। बोर्ड में सामान्यतः कोई नाम नहीं दिया होता है, लेकिन कभी कभार इसका नाम भी दे दिया जाए तो भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको दोनों तरह की विधियां बताऊंगा। ओम के नियम से भी इसमें संबंध स्थापित कर सकते हैं, और किरचॉफ के नियम से भी इसमें संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो मैं इसमें से
पहले मैं इसमें ओम के नियम के अनुसार बता रहा हूँ आपको। अब इसमें क्या है कि जैसे ही ये सेल, ये पूरा ब्रिज संतुलन अवस्था में होता है तो धारामापी में कोई भी विद्युत धारा नहीं होती है। तो पहले इसमें मैं ओम के नियमानुसार इसमें ले रहा हूँ जो है सेतु की संतुलन अवस्था में धारामापी में विद्युत धारा शून्य होती है, इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि IG इक्वल टू 0। IG का मान इसमें 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जैसे ही ये करंट का मान 0 होगा तो अपने पास क्या बचते हैं, P और Q और R और S। तो ये मान लो कि इस विकर्ण का तो फिर कोई अर्थ ही नहीं है इसके अंदर। और जब ये विद्युत धारा शून्य होती है तो इसके जो दो पॉइंट्स हैं B और D दोनों ही समान विभव पे होंगे, क्योंकि जब तक विभवांतर नहीं होगा विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो जैसे ही इसमें विद्युत धारा का मान शून्य होगा, इसके दोनों ही टर्मिनल पर विभव का मान समान होगा। जो ये बिंदु B पर विभव इक्वल टू बिंदु D पर विभव। तो बिंदु B पर विभव हम इसको VB मान लेते हैं, VB इक्वल टू VD, ये आपका। अब इसमें सब कुछ जो है हम ओम के नियम को फॉलो कर रहे हैं। इसमें ओम के नियम को फॉलो कर रहे हैं। अब इसमें अगर हम यहाँ पर देखें VB इक्वल टू VD है तो इसमें ये वजह देखें, इसमें करंट पॉइंट A से पॉइंट B की हो जा रही है। इसका मतलब है कि पॉइंट A पर जो विभव होता है वो पॉइंट B के विभव से अधिक होता है। तो हम इसी समीकरण में देखें, इसमें VA माइनस VB इक्वल टू VA माइनस VD, VD। तो इसमें एक तो ये भुजा आ गई AB और दूसरी भुजा AD। अब इसमें हम लगाएं तो भाई इसमें जो विद्युत धारा है वो है आपकी I1, प्रतिरोध है P इक्वल टू I2 और प्रतिरोध है R। इसको हम रिलेशन 2 डाल देंगे। पुनः हम संबंध 1 का यूज करेंगे, संबंध 1 से ही। संबंध 1 से अब इसमें क्या है कि हम इसकी ये भुजा लें BC और ये DC, तो C पॉइंट इसमें कॉमन है। करंट ऐसे जा रही है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो इसमें प्रतिरोध होगा Q और इसमें जाने वाली धारा I, क्योंकि IG का मान इसमें 0 के बराबर है तो यहाँ धारा केवल I प्रवाहित होगी, I1, और यहाँ पर ये 0 कर देंगे तो इसमें विद्युत धारा I2 होगी। तो हम इसको देखें तो इसको लिख सकते हैं VB माइनस VC इक्वल टू VD माइनस VC। तो BC ये वजह आ गई और DC ये वजह हो गई इसके अंदर से। तो इसके अनुसार देखें तो भी इसमें करंट है तुम्हारा I1Q इक्वल टू I2S, ये समीकरण नंबर 3। तो 2 और 3, समीकरण 2 व 3 से कैसे करें, इसमें I1 अपॉन P अपॉन I1 अपॉन Q इक्वल टू I2 R अपॉन I2S। तो ये I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा आपका P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S।
ये इसका चारों प्रतिरोधों में एक संबंध स्थापित हो गया। अब इसमें देख सकते हैं कि इस संबंध के अंदर अगर हम 3 प्रतिरोधकों का मान दे दिया जाए तो चौथे प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि सेतुकी अतः सेतुकी संतुलन अवस्था में किन्हीं 2 आसन भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 आसन भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अतः सेतुकी संतुलन अवस्था में किन्हीं 2 आसन्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधकों का अनुपात शेष 2 आसन्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो जाता है। अब आसन्न भुजाएं कौन कौन सी होती हैं? ए बी की आसन्न भुजा AD, BC की आसन्न भुजा DC, यानी एक पॉइंट इसमें कॉमन होना चाहिए। तो AB, AD, BC और DC, तो इधर तो A कॉमन है और इधर C कॉमन है, तो ये आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। तो जब AB और AD लें तो P/Q और BC और DC लें तो R/S। तो ये इसका स्टेटमेंट होता है जो तो P/Q इक्वल टू R/S। इसे व्हीटस्टोन प्रतिबंध कहती है। यानी कि ये ब्रिज संतुलन में तभी होगा जब ये कंडीशन फॉलो होगी। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो ब्रिज संतुलन अवस्था में नहीं होगा। तो अगर संतुलन अवस्था में नहीं है तो फिर आप प्रतिरोध इसके इस सूत्र के द्वारा नहीं निकाल सकते हैं। तो आप इसमें ये भी देख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या P/R इक्वल टू Q/S ऐसे भी लिखा जा सकता है, या P/S इक्वल टू Q/R। तो पहली भुजा का प्रतिरोध इंटू चौथी भुजा का प्रतिरोध इक्वल टू दूसरी भुजा का प्रतिरोध इंटू तीसरी भुजा का प्रतिरोध। तो ये भी इसके फॉर्मूले हैं इसके। तो आप देख सकते हैं कि इन चारों में से कोई 3 राशियां दी होने पर एक को ज्ञात किया जा सकता है। विशेष परिस्थिति क्या है इसमें कि यदि जब P/Q इक्वल टू R/S, तो जो ब्रिज बना हुआ है हम उसको ऐसे लगा सकते हैं
सेतु, सेतु इसमें इस तरीके से होगा, ये आपका पॉइंट्स, ये P और ये आपका Q, ये R और ये S। अब मान लो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो सीधा सीधा ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो P प्लस Q, ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, R प्लस S, और दोनों का फिर समांतर क्रम। तो यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो होगा P प्लस Q, और यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध होगा वो है R अपॉन S। तो हम ये जो A B C A B पॉइंट यहाँ पर इसका यहाँ आएगा B, और फिर आपका ये C और ये इसका D, नहीं C पॉइंट यहाँ पर होगा C और ये D, P Q, और फिर इसके बाद ये BC बजा में ये Q इसका जो है, तो नहीं इस तरीके से इसका नामांकन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध होगा ये हो जाएगा आपका, यानी हम इसको R1 मान लें इक्वल टू R1, और इसको हम मान लें इक्वल टू R2। तो देख सकते हैं यहाँ पर R1 क्या होगा P प्लस Q, और R2 क्या होगा R प्लस S। अब इसका तुल्य प्रतिरोध निकाला जाए, तुल्य प्रतिरोध, तो 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन P प्लस Q प्लस 1 अपॉन R प्लस S। तब तो ये आसान तरीका हो जाता है इसमें निकालने का। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो फिर इसमें क्या होना चाहिए, तो फिर हम क्या इस विधि का यूज कर सकते हैं? जब P अपॉन Q इज नॉट इक्वल टू R अपॉन S, तो सेतु संतुलन अवस्था में नहीं होता है। यानी कि ये प्रतिबंध अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो ये संतुलन अवस्था में नहीं होगा, और उसी स्थिति में प्रतिरोध आप ऐसे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में सेतु का तुल्य प्रतिरोध स्टार डेल्टा विधि से ज्ञात किया जाता है। तो एक विशेष प्रकार की विधि है जिसको हम स्टार डेल्टा विधि कहते हैं। इससे फिर हम इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इसकी विशेष परिस्थितियाँ थी इसके अंदर जो मैंने बतानी थी आपको। अभी ये तो मैंने आपको बताया कि भाई जो ओम का नियम है उसका पालन करते हुए आपको प्रतिबंध निकालना है। लेकिन अगर सपोज करो कि बोर्ड के अंदर ये दिया जाए कि भाई किरचॉफ के नियम का यूज़ करते हुए आपको व्हीटस्टोन प्रतिबंध का स्थापना करो, तो फिर आपको ये इस तरीके से करना है। किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन
सेतु का प्रतिबंध। तो हम इसमें पहले तो इसका सेतु बनाएंगे। ये इसके 4 पॉइंट्स आप डिसाइड कर लें, ये और यहाँ पर ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध, और यहाँ ये P, Q, R, S, A, B, C और ये D। यहाँ पर धारा मापी, यहाँ से आने वाली करंट I, तो यहाँ पर करंट I1 और यहाँ करंट I2, यहाँ पर करंट IG और इसमें जाने वाली करंट I1 माइनस IG। यहाँ करंट इसमें IG आ रही है जो ही, तो ये IG और ये दोनों मिल जाएंगी, तो इसमें करंट जाएगी आपकी I2 प्लस IG, और यहाँ पर फिर वही टोटल करंट I के बराबर। तो इसमें आप किरचॉफ का लूप नियम लगाएं, तो इसमें देख रहे हैं कि जो विद्युत धारा I है ये 2 भागों में डिवाइड होती है। तो पहला तो इसमें किरचॉफ का करंट नियम, बिंदु A पर क्या है, I इक्वल टू I1 प्लस I2, यानी ये 2 भागों में डिवाइड हो रही है यहाँ पर। और हम मान लेते हैं, माना धारा मापी का प्रतिरोध इक्वल टू RG। तो हम इसके यहाँ 2 लूप हैं इसके अंदर से, एक तो A B D और A, और दूसरा B C D और B, 2 लूप इसमें ले ले रहे हैं इसमें। तो पहला ये लूप इसका इस तरीके से, और दूसरा ये लूप इस तरीके से इसका। करंट की डायरेक्शन इसमें एक ही लेनी है आपको, क्लॉकवाइज अथवा एंटी क्लॉकवाइज। तो लूप A B D A में किरचॉफ के लूप नियम से किरचॉफ के लूप नियम से, लूप नियम इसमें अप्लाई करें तो भी ये हो जाएगा आपका I1P प्लस IG इंटू RG माइनस I2R इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो करंट है ये पॉजिटिव है और ये करंट जो इसमें वो इसके विपरीत है, इसलिए इसके लिए माइनस चिन्ह लग जाएगा। इसमें कोई सेल नहीं है, इसलिए इसको 0 के बराबर कर देंगे। जो इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल दें। अब इसका लूप है, लूप B C D B में, फिर इसमें किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के लूप नियम से तो ये आपका इसमें लें, तो ये है I1 माइनस IG इंटू Q माइनस I2 प्लस IG इंटू S, और फिर ये माइनस IG इंटू RG इक्वल टू 0, ये संबंध 2। तो अब ये करंट इसमें पॉजिटिव होगी, ये करंट इसमें नेगेटिव होगी, और ये करंट भी इसमें नेगेटिव होगी, इस के अनुसार, इस डायरेक्शन के अनुसार। तो अब इसमें देखें, सेतु की संतुलन अवस्था में
आई जी इक्वल टू 0। धारा में कोई विद्युत धारा नहीं जाएगी, तो फिर हम इसमें क्या करें भाई, इसी स्थिति में अगर ये आ जाए तो फिर ये आई जी का मान यहाँ भी 0 कर देंगे और आई जी का मान यहाँ पर भी 0 कर देंगे। तो समीकरण 1 व 2 में आई जी इक्वल टू 0 रखने पर, अब आई जी इक्वल टू 0 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये I1P और ये रह जाएगा माइनस I2R इक्वल टू 0। सो ये I1P इक्वल टू I2R, ये संबंध नंबर 3। और इसके दूसरे वाला समीकरण है उसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका I1Q और माइनस I2S ये इक्वल टू 0 और I1Q इक्वल टू I2S, ये संबंध 4। तो इसमें क्या आई जी का मान 0 रखना है, तो ये 0 करते ही ये 0 हो जाएगा, ये 0 करते ही ये टर्म ये रह जाएगा, ये 0 करते ही ये टर्म रह जाएगा, ये टर्म पूरा ही 0 हो जाएगा इसके अंदर। अपने पास 3 और 4 समीकरण 3 व 4 से क्या देखें भाई, इसमें 3 व 4 में आपका आ रहा है I1P अपॉन I1Q इक्वल टू I2R अपॉन I2S। इसमें से I1 काट दो, इसमें से I2 काट दो, सो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, ये प्रतिबंध आ गया। तो फिर आपका वही P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो ये इसकी 2 विधियां हैं जिससे आपका व्हीटस्टोन का प्रतिबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ये और कभी कभी इसको व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत भी कहते हैं। तो सिद्धांत अगर इसमें आता है तो आपको वही लिखना है कि ब्रिज की संतुलन अवस्था में किन्हीं 2 आसन भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 आसन भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। क्योंकि आगे इसमें जो उपकरण आएंगे वो व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत का ही है और व्हीटस्टोन सेतु के पर कार्य करते हैं। अगर ये सिद्धांत पूछा जाए तो इसमें आपको इसे ही लिखना है कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में सेतु की किन्हीं 2 आसन भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 आसन भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के
बराबर होता है। ठीक है, तो P अनुपात Q इक्वल टू R अनुपात S, या P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, या P इंटू S इक्वल टू Q इंटू R। इसको व्हीटस्टोन का प्रतिबंध भी कहते हैं, इसको व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत भी कहते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में सेतु की किन्हीं दो आसन्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो आसन्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये कहलाता है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये राजस्थान बोर्ड के अंदर सामान्य के न्यूमेरिकल क्वेश्चन या फिर इस सिद्धांत और इसके जो प्रतिबंध कैसे स्थापित करेंगे वो भी पूछा जाता है। थैंक यू।